रेड टीवी के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चर्चाएं छिड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। इंदौर भी उससे अछूता नहीं है। इंदौर की हमारी वर्तमान सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा की अध्यक्ष भी हैं, आज इंदौर में उनको लेके एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट इस लिहाज से कहना चाहिए कि आज सुमित्रा महाजन ने सभी समाचार पत्रों को, सभी मीडिया माध्यमों को एक पत्र जारी करके अपनी वेदना व्यक्त करी। एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये घोषणा करी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना दर्द बयां करा कि संगठन उनकी जो बातें हैं उनको ढंग से सुन नहीं रहा है, या अपनी बात ढंग से संगठन उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। संगठन से कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आज उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी वेदना व्यक्त करी। मीडिया के माध्यम से उन्होंने बोला कि चूंकि अगर संगठन 75 वर्ष की उम्र के पार के प्रत्याशी को इंदौर से टिकट नहीं देना चाहता है तो वो स्पष्ट करे। इसी सारे विषय को लेके आज हम चर्चा के लिए फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री नारायण पटेल जी मौजूद हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता श्री संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ में उपस्थित हैं, और हमारे इंदौर प्रेस क्लब के सचिव श्री हेमंत शर्मा जी भी आज इसी विषय में हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले भाजपा के मंडल अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हम अपना प्रश्न श्री नारायण पटेल जी के सामने दागते हैं कि आज जो सुमित्रा ताई ने अपनी वेदना सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दी, तो संगठन से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जबकि भाजपा एक प्रसिद्ध इस बात के लिए है कि आदमी जो भी बात करता है अपनी संगठन के अंदर करता है, सार्वजनिक रूप से कभी नहीं करता, फिर भी ताई जैसी इतनी बड़ी लीडर ने सार्वजनिक रूप से अपनी वेदना व्यक्त करी। आप जिसको वेदना कहते हैं, हम उसको वेदना नहीं, उनका स्पष्टीकरण कहते हैं। आप सबको, हम सबको पता है कि इंदौर का चुनाव आखिरी चरण में चुनाव है, और इंदौर में किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक मेरी जानकारी घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया है, लेकिन समाचार पत्रों में और राजनीतिक दलों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे कयास और परसेप्शन बनते जा रहे थे कि क्या होगा, किसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, देरी क्यों हो रही है। तो हमारी आदरणीय ताई, जिनका राजनीतिक जीवन 8 बार की सांसद होने के नाते पारदर्शी, स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और कर्मठ शासन रहा है, उन्होंने आज सब इस कयासों को विराम देने के लिए ये कहा है कि मैं संगठन के हित में जिसको भी टिकट देना चाहे इंदौर में तत्काल टिकट दे, ताकि उसको प्रचार के लिए समय मिल सके। मेरे तरफ से खुले हैं, मैं टिकट की कोई हकदार या दावा नहीं कर रही हूं, न मैं कोई जोर दे रही हूं, मैं संगठन को इसके लिए मुक्त कर रही हूं। अब ये पब्लिकली कहा या समाचार पत्रों को कहा, इसका मतलब ये है कि ये बात कयास जो लगा रहे थे उनको स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि उनकी पारदर्शिता है और उनके स्पष्टवादी जीवन की परिचय है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने से ताई बहुत व्याकुल है? जो ताई के दर्शन हमें सिर्फ 4 लेन रोड पे लाल बत्ती चमकती हुई गाड़ियों में कभी सभी दिख जाया करते थे, वो पिछले 1 महीने में ताई ने सक्रियता बढ़ाई, अलग अलग वार्ड में जाके मंडल अलग अलग वार्डों में बैठक लेना शुरू करी। बैठक लेने के बाद में ताकि उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर मालिनी गौड़ इंदौर से चुनाव लड़ती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं पूरा उनको सपोर्ट करूंगी। उसके बाद में इंदौर में जितना भी मीडिया जो भी हैं, वो सारी मीडिया में वो जो भी उनकी बयान था उसको इतना महत्व नहीं दिया, और वो चीज कहीं ना कहीं वहीं दबके रह गई। संगठन की तरफ से भी कोई अभी तक उनको रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि वो व्याकुल हो रही हैं, वो एकदम से इतना क्या हो गया, इतनी 4-8 बार की सांसद है जैसा आप बता रहे हैं, 35-40 साल से वो इंदौर की जनता उनको चुनती आ रही है। तो
थोड़ा सा उनको अपने संगठन पे या अपने जो वरिष्ठ वहां पे जो नेता हैं उन पे कुछ संशय है उनके निर्णय क्षमता पे? मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न के अंदर ही छिपा हुआ है। जैसा कि आपने मालिनी गौड़ जी का कहा कि उन्होंने कहा कि मालिनी गौड़ जी को भी टिकट दे दे तो मुझे आपत्ति नहीं है। इससे बड़ा कि दरिया दिली का निर्णय क्या हो सकता है या उनका बयान क्या हो सकता है। और जहां तक हर वार्डों में बैठक का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक संगठन गड़ा हुआ है और उस संगठन पर बूथ स्तर तक हमारे नेता जाते हैं और हर चुनाव में जाते हैं। ये पहली बार नहीं कि ताई हर मंडल स्तर पर या वार्ड स्तर पर बैठ कर ली, पहले के चुनाव में ली और ज्यादा जोर शोर से ली, इस बार भी ली। और आज के उनके बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि मैं आने वाले समय में जो भी उम्मीदवार आएगा, जो भी पार्टी निर्णय लेगी, उस उम्मीदवार के लिए मैं मेहनत करूंगी और हम सब करेंगे। पूरी पार्टी संगठन के साथ है और जैसे ही उनका वो पत्र जारी हुआ, सारा संगठन के सारे नेता, सारे विधायक वहां पर उनके घर पे चले गए और उनके साथ समर्थन व्यक्त किया। मैं समझता हूं कि ताई का निर्णय बहुत बोल्ड निर्णय है और उन्होंने बहुत बड़ी दरिया दिली लिखा के संगठन को इस चिंता से मुक्त कर दिया कि कोई भी प्रत्याशी खड़े करे, ये ताई भी मेहनत करेगी, ताई चुनाव जिताएगी। मैं हेमंत जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आज ये ताई ने घोषणा करी और जैसा कि आदरणीय नारायण जी ने बोला कि ताई ने बहुत दरिया दिली दिखाई है, आपको क्या लगता है ये दरिया दिली है या संगठन को ब्लैकमेल किया है? खुला चैलेंज किया उन्होंने कि साहब ये मैं इस यहां से आप मेरे को नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये मैं खुला, उन्होंने पत्र लिख दिया। अगर इसी तरह की बात करनी थी तो संगठन के अंदर करते। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ताई का ये जो डिसीजन है काफी लेट लिया गया है। यदि वे सुषमा स्वराज की तरह यदि 6 महीने पहले ये कह देती कि मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना के लिए, ताई का चूंकि पूरे देश में सम्मान है, बीजेपी में भी सम्मान है और इंदौर की जनता भी काफी सम्मान करती है, लेकिन इस तरह का डिसीजन इस तरह से लिया जाना ये ताई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अंदर का फ्रस्ट्रेशन जिसे कहा जा सकता है कि इंतजार कर रही थी वो पिछले 2 महीने। जैसे आपने कहा कि लगातार बैठकों का दौर जारी था, सक्रियता दिखाई दे रही थी, हर कार्यक्रम में ताई की उपलब्धि मतलब मौजूदगी मिलती थी। ऐसी स्थिति में ताई ये आश्वस्त थी कि उनका टिकट नहीं काटा जा सकता, लेकिन वे ये भी सोच रही थी कि ये जो संगठन को संदेश भी दे रही थी वो कि मैं तैयार हूं। शुरुआती दौर में, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शुरुआती दौर में की जो लिस्ट आना चाहिए थी उसी में ताई का नाम होना चाहिए था, ये उनको इस तरह का एक विश्वास था। लेकिन लगातार जो लिस्ट आती गई और इंदौर का नाम लगातार जो रुकता रहा, ऐसी स्थिति में ताई को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वे 75 साल के क्राइटेरिया में भी आ रही है, वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। ताई और भाई की जो लड़ाई चलती है वो अंदरूनी रूप से किस तरह से घर कर रही है, वो एक कारण हो सकता है। और प्लस बीजेपी एक नया कैंडिडेट यहाँ से ढूंढने का प्रयास कर रही है। कभी मालिनी गौड़ का नाम सामने आ रहा था, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी का सामने आ रहा था, कभी विरोध की बात करें तो सत्यनारायण सत्तन ने खुलकर विरोध करना शुरू किया, कुछ लोगों ने अंदरूनी रूप से विरोध करना शुरू किया। तो ये सारे कारण जो थे, जो क्षण के इनके पास आ रहे थे, तो ये डिसीजन इतना लेट लेने का कारण ये अब सामने आया। हालांकि पत्र लिखकर इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाना ये बड़ा पत्र उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं लिखा है, पत्र उन्होंने मीडिया को लिखा है। नहीं, माफ कीजिएगा, उसमें लिखा है क्लियर कि सादर प्रकाशनार्थ। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है, मैंने अध्यक्ष को भी भेज दिया है इंदौर के गोपी कृष्ण नेमा को, और ये आपके समक्ष भी जा चुका है। इट मीन्स उन्होंने सभी दूर ये संदेश दिया। लेकिन ताई इस लेवल की नेता है कि जो नरेंद्र मोदी जी से या अपने बात कर सकते हैं, फोन लगा के बात कर सकते हैं। और टिकट का मिलना और नहीं मिलना एक बात अलग है। यदि आप 8 बार से सांसद हैं तो लगातार आप जीतते आए हैं, तो दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। स्पष्ट छवि, स्पष्ट मतलब ताई की यदि छवि की बात की जाए तो ताई की छवि इतनी साफ और सुथरी है कि वो लगातार चुनाव इसीलिए जीतती आई कि उनकी छवि पर कोई दाग नहीं रहा। अच्छे कैंडिडेट सामने आए लेकिन उनको कोई हरा नहीं पाया। लेकिन ये निर्णय मुझे लगता है कि लेट लिया हुआ निर्णय है। संतोष जी, आपके कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते और कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो कांग्रेस में के जो मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे होंगे आज के घटनाक्रम के बाद में। देखिए, इसमें कांग्रेस का तो कोई मामला ही नहीं बनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो अंदरूनी मामला है जी। लेकिन एक बात से मैं अपनी शुरुआत करूंगा, तो विषयांतर उसको नहीं माना जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो बुजुर्गों के अपमान की परंपरा है
वो भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं है, ये 1948 से है। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के तो थे नहीं, या जनसंघ के नहीं थे, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं थे, लेकिन वो देश के एक महापुरुष थे। लेकिन उस बुजुर्ग की हत्या करके वहीं से जो जिन्होंने आजादी दिलाई देश को, पहले तो इनका पूरा आजादी के आंदोलन में जो योगदान था वो मुखबिरी का था। उसके बाद जब इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, इसका मतलब उन्होंने उनके एहसान को नहीं माना। तो वहां से जो परंपरा शुरू हुई, तो उसके बाद बलराज मधोक उसके शिकार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी उसके शिकार हुए, उसके बाद में लालकृष्ण आडवाणी उसके शिकार हुए, मुरली मनोहर जोशी उसके शिकार हुए, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, और मध्य प्रदेश में रामकृष्ण कुसुमारिया, सरताज सिंह, बाबूलाल गौर, एक लंबी फहरिस्त है जिनका अपमान भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और उसी की अगली कड़ी ताई है जिन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन पत्र के माध्यम से जारी करके दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने बुजुर्गों का, अपने महापुरुषों का कभी भी एहसान माना नहीं, न तो उनको कभी। आज तो पार्टी में यह हो गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को कहता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हैं, उनको भी कंट्रोल कौन कर रहे हैं? 2 लोग केवल। तो आज ये केवल 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है। और ताई को मीडिया में इसलिए आना पड़ा कि पार्टी फोरम पर उनको पता था कि उनका अपमान ही होगा यदि वहां पर पार्टी फोरम पर मुद्दा उठाएंगी, तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए इस तरीके से मीडिया में यह पत्र जारी किया है, जो पूरी तरह से साफ दर्शाता है कि ताई का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप क्या कहते हैं? आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी। अब क्या सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का निर्माण भी नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था और उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। नाथुराम गोडसे नहीं थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बात है। और जहां तक अपमान की बात है, इन्होंने कामराज के साथ क्या किया, देवराज अर्स के साथ क्या किया, सीताराम केसरी के साथ क्या किया? सीताराम केसरी जी को इन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया, उनका सामान बाहर पटक दिया। अपनी बारी आने पर मैं जवाब दूंगा इस बात का। एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए मोरारजी देसाई जी के साथ क्या किया? इन्होंने हमेशा अपने बुजुर्गों का सीएम स्टीफन के साथ क्या किया? इन्होंने सभी बुजुर्गों को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक परिवार को बोना, अपरिपक्व और अनुभवी लोग को आज राहुल गांधी को सत्ता दे रहे हैं, उसको अध्यक्ष बनाया इनको और प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे मौका दीजिए। बड़े बड़े नेता कांग्रेस में पड़े हैं जो उसका दायित्व निभाने के लिए तैयार है। अपमान हमने कभी भी नहीं किया। हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय और श्रद्धेय है हमारे अटल जी को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, और उसके बाद वो 2004 में हमारी पार्टी की पराजय हुई। उसके बाद वो बीमार हो गए। वो बीमार होने उनको देखने कोई नहीं गया, उनको देखने कोई नहीं गया। देखने नहीं गए, कैसे देखने नहीं गए? हमेशा गए। अब आपको कैमरा लगा के वहां लाइव प्रसारण थोड़ी करते थे। हमारे सारे नेता जाते थे और उनके जन्मदिन के दिन तो पूरा वहां मजमा लग जाता था। मैं भाई साहब की अज्ञानता और इनकी जानकारी के अभाव में ये कहता हूं कि आडवाणी जी के प्रति हमारी आज भी श्रद्धा है, और मुरली मनोहर जोशी जी के प्रति हमारी श्रद्धा है। आदरणीय ताई जी हमारी मातृ स्वरूपा है, श्रद्धेय है हमारी। और जितनी भी हमारे नेता हैं वो हमारे आदरणीय परामर्श है, मार्गदर्शक मंडल में है, और उनका हम आदर करते रहे हैं। हम कांग्रेस जैसे नहीं है जो अपने अध्यक्ष को ही टांगा टोली करके घर से कार्यालय से बाहर फेंक दे। संतोष जी, मेरा ये कहना है कि जैसे अर्जुन सिंह जी हुए, नारायण दत्त तिवारी हुए, शरद पवार हुए, इनको तो कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि उस समय भी यही राजीव गांधी को उस समय प्रधानमंत्री बना दिया गया था। देखिए, न शरद पवार को पार्टी से बाहर किसने किया? वो खुद पार्टी से बाहर गए, और उनके अलग अलग मुद्दे थे, महत्वाकांक्षाएं थी। दूसरी बात और सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि सम्मानजनक विदाई लालकृष्ण आडवाणी की कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी की। जरूरी नहीं कि हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। हम भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनते, लेकिन राष्ट्रपति बनाकर उनका सम्मान किया जा सकता था। और ऐसे तमाम मुद्दों पर अभी इन्होंने कहा कि अटल जी को देखने जाते थे। मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री साल भर में एक बार अपनी मां से मिलने जाता है, वहां भी कैमरे लेकर जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के वहां जब जाते तो तब कैमरे क्यों नहीं दिखाए गए? तो वो भी इवेंट मैनेजमेंट की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जब अटल जी से मिलने जाते तब कैमरे क्यों नहीं लेके जाते थे? और माता जी से मिलने जाते 5 मिनट के लिए कैमरे लगे होते, वो भी आया था मीडिया में, और उस समय मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बातें मैंने कही है, और मैंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नाथुराम गोडसे था, उस पर मैं कायम हूं। अगर इसको ये मेरी मूर्खता समझते हैं, मेरा अनाड़ीपन समझते हैं, तो इनकी विद्वता, इनको मुबारक हो। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी पर कोई केस करता है, आदरणीय राहुल जी ये कह चुके हैं कि आप अदालत में जाइए, हम सिद्ध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। और जैसा कि गोपाल गोडसे ने खुद, एक मिनट, अपनी बारी में आने पर जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, इंदौर लोकसभा
की बात की जाना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए ये उससे रिलेट हो रही है, महात्मा गांधी की हत्या से बात रिलेट हो रही है, क्योंकि आपने पहले तो राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं दिया, कोई आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया उस वक्त? मैं तो ये बात कही नहीं रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अडवाणी जी को राष्ट्रपति बनाकर रिटायर किया जाता है। को क्यों नहीं बनाया? हमने राष्ट्रपति बनाया, आपने बनाया अडवाणी जी को, आपने बनाया अडवाणी जी को, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। संतोष जी, अडवाणी जी उस समय उनको प्रधानमंत्री बनाया। अडवाणी जी उस समय राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन उस समय जो कोर्ट का डिसीजन आया था वो उनके विरुद्ध आया था, वो लीगल उसमें जो अड़चन आई थी उस समय तो वो हो ही नहीं सकता था। देखिए, और जो नाथूराम गोडसे वाला जो अभी ये प्रासंगिक ही नहीं है इस विषय में अभी यहाँ देखिए विषय क्यों नहीं है, विषय ये है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि संघ का चरित्र क्या रहा है शुरू से, जब से उसका निर्माण हुआ तब से आज तक संघ का चरित्र क्या रहा है, उसी चरित्र के अनुसार आज ताई का टिकट हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी का टिकट हो, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी का टिकट हो, ये सब उसी के अंतर्गत काटे गए, उसी संघ के चरित्र के अंतर्गत बांटे गए। और कि जब गांधी जी की हत्या तो संघ मिठाइयां बांट रहा था, संघ मिठाइयां बांट रहा था। इस बात के सबूत है सरदार पटेल का पत्र गोलवलकर के नाम पे। यदि ये तथ्य झूठ है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सरदार पटेल का अपमान जितना आपने किया है, 15 में से 14 राज्यों ने सरदार पटेल के पक्ष में अध्यक्षों ने मतदान किया था कि इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, और कांग्रेस में परंपरा है कि पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। एक सिर्फ राज्य ने पंडित नेहरू को समर्थन दिया था और आपने कुटिलता वापरते हुए पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। सरदार पटेल के साथ बहुत बड़ी अपमानजनक काम कांग्रेस ने किया। और इसका सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को, उनको प्रधानमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, देश की सारी जिम्मेदारियां, देश की सारी जिम्मेदारियां जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे, जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे, कि जो शरद पवार जी ने वेदना व्यक्त करी, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, क्यों नहीं रही राजनीति में? महत्वाकांक्षाओं के लिए व्यक्ति राजनीति करता है। उनको जब अध्यक्ष नहीं बनागा, परिवार विशेष के लिए ही वो आरक्षित हो गया इनका अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री का पद, जब वो वेदना उनको भी हुई और उन्होंने अलग से कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस ऐसे धीरे धीरे नारायण तिवारी पूरी कांग्रेस और मैं आपको बता दूं, जो मार्गदर्शक मंडल की बात कर रहे हैं कि जिन बुजुर्गों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला है, कोई मार्गदर्शन नहीं लेता उनसे, वो कोई दर्शक है, दर्शक मंडल में मार्गदर्शक नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि अभी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वे हार जाते हैं और अगली बार चुनाव लड़ने का मौका उन्हें नहीं मिलता है तो क्या उनका अपमान होगा? ये नहीं तो हार और जीत का क्या बात है? आप ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे, संभावना का विचार ही नहीं कर रहे। उम्र की एक सीमा होती है, यदि आज ताई ने 8 बार चुनाव लड़ा, महेश जोशी जी ने टिकट मांगा, ताई तो सिटिंग एमपी है, ताई तो सिटिंग एमपी है, उनको भी हराया। ताई एकमात्र ऐसी नेता है कि कांग्रेस के जितने नेता उनके साथ, ताई आज सिटिंग एमपी है, राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। क्या महेश जोशी जी ने टिकट मांगा है? मेरा एक प्रश्न है, मेरा ये कहना है कि एक सिद्धांत बनाया है बीजेपी ने टिकट चुनाव के लिए, 75 ऊपर के जो प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने टिकट देने से रोका है, और उसमें से कई वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने सार्वजनिक घोषणा करी कि अब की बार चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। उमा भारती ने मना करा, सुषमा स्वराज ने मना करा, मुरली मनोहर जोशी ने स्वयं पत्र लिख के मना करा कि साहब मेरे को अभी जानकारी मिली कि मैं नहीं लड़ रहा हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि साहब अब की बार जो चुनाव है उसमें 75 पार की उम्र के लोगों को नहीं होगा। और सेकंड जनरेशन कब आएगी यदि आप पुराने लोगों को नहीं बाहर करेंगे? इंदौर की जनता ने 40 साल आप कहे कि हमने उनको बाहर कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमने उनको बाहर कर दिया है। हमारे किसी नेता ने विरोध नहीं किया है, पार्टी के निर्णय का विरोध नहीं किया है, आपत्ति दर्ज नहीं करी। ये क्या होता है? आज जो पत्र जारी हुआ है, आज जो कैंडिडेट मिल ही रहे हैं, आज जो ताई का पेड़ में मरोड़े आ रहे हैं, ये समझ में आश्चर्यजनक है। आज जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आज जो ताई का घोषित करो ना, आज जो ताई का पत्र जारी हुआ है, ये विरोध नहीं तो क्या है? और कैसा विरोध करेंगी? क्या लड़ाई करने जाएंगी? अच्छा, यही होता है आपके हिसाब से इंदौर में सहता और स्वेच्छा से उन्होंने अपनी बात को रखा है और बहुत सदा हंसी खुशी करके रोका है पत्र। तो ये पार्टी के मंच पर रखना चाहिए था। आपके हिसाब से इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी को डिसीजन पार्टी तय करेगी, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं लिख के और मीडिया के सामने आया तमाम प्रत्याशी है। ऐसा सुनने में आया है कि इंदौर से बात करना चाहिए लोकतंत्र है और हमारी पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, इसने उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। ऐसा सुनने में आया है कि यदि ताई इंदौर से चुनाव नहीं लड़ती है तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से टिकट ले सकते हैं। कोई भी हो सकता है, कांग्रेस में बहुत एक से एक सक्षम लोग हैं जो कि यहाँ से उम्मीदवार बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? नेता मोबाइल पे मुख्यमंत्री से माइक पे सार्वजनिक रूप से सुना रहे हैं कि विनय बागलीवाल को दे दें टिकट, ऐसी तो हंसी करा रहे हैं अपनी पार्टी की यहाँ पर इनके नेता, वरिष्ठ नेता, और ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। मेरे को तो शर्म आ रही है कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होने की।
आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, कांग्रेस अपनी चिंता कर रही है। अभी दिसंबर में परिणाम में बता दिया कि आपकी स्थिति क्या है। तीनों राज्यों में परिणाम में सेमीफाइनल कह रहे थे सत्ता का, तीनों राज्यों में पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल स्थिति क्या है। 15 साल अभी लोकसभा में क्या स्थिति मान के चल रहे हैं? लोकसभा में हम 20 से अधिक सीटें यहां पर जीतेंगे मध्य प्रदेश में दावे के साथ। नारायण जी, मेरा ये कहना है कि जैसे ये विषय तो खैर अभी थोड़ा सा हम विषय से अलग हो गए थे, पर अभी जो हमने बात शुरू करी थी, आदरणीय ताई ने जो इंदौर में आज ये पत्र जारी करा है, तो जो जैसे सत्यनारायण सत्तन जी भी, चूंकि वो तो सबसे इंदौर के बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स हैं, जब दरी उठाने वाली एक हम जो कहावत कहते हैं वो सबसे पहले सत्यनारायण सत्तन जी से शुरू होती है इंदौर में। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करी कि अगर ताई चुनाव लड़ेगी तो उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया, उनकी विशिष्ट शैली है, वो आदरणीय है, वरिष्ठ हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आदरणीय सत्तन जी के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी कर सकूं या उनके काम में कोई मीन मैच निकाल सकूं। वो हमारे लिए आदरणीय है और उन्होंने अगर कहा है तो वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं उनके लिए अधिकृत नहीं हूं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या सोचकर कहा, वही बता सकते। नहीं, पर ये जो बीजेपी का पार्टी संगठन है उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उनका विरोध। लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एक परिवार विशेष के लिए आरक्षित पद होते हैं। वो पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, वो गुपचुप अपने अंदर के कमरों में सारी चीज कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र है, उसके कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक तौर पर भी अपनी बात रखने का अधिकार है। ये इसका सत्तन जी इसका सबसे बड़ा सबूत है। पर सत्तन जी आप काफी खुश होंगे क्योंकि उन्होंने खुलकर विरोध किया इसी चीज का। वो खुश है, नाराज है, मैं मिलने नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है। लोकतांत्रिकता का हमारा सबसे बड़ा उदाहरण। हेमंत जी, आपको क्या लगता है इस पत्र के बाद में क्या प्रतिक्रिया आएगी पूरी? देखिए, प्रतिक्रिया ऐसे मतलब जर्नलिस्ट मैं बताऊं कि जिस तरह की ये प्रतिक्रिया है, ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि उनका ये डिसीजन थोड़ा लेट है। पार्टी को पत्र के माध्यम से देने के बजाय पार्टी फोरम पर इंटरनल आपको बात करना चाहिए थी। कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, यही एक कारण है जो पत्र के माध्यम से वो सामने आई है। दूसरी चीज की अब यदि ताई को संगठन यदि चुनाव लड़ने के लिए कहता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। सेकंड जनरेशन को मौका दिया जाना चाहिए। सेकंड जनरेशन में कई नाम सत्यनारायण सत्तन जी ने भी सुझाए थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जो पार्टी संगठन है बीजेपी का, उनकी तरफ से इसका क्या रिएक्शन आएगा? क्या संभावित रिएक्शन क्या हो सकता है? रिएक्शन जो है वो आपको ताई के जो बातचीत है उसी में साफ क्लियर हो जाता है। ताई कहीं ना कहीं ये जान चुकी थी कि 75 साल की उम्र के बाद के जो कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं बीजेपी साइडलाइन करके, सम्मान से बाहर करके और उन्हें पार्टी के संगठन में लेके और लोगों को, नए लोगों को मौका देने की बात कर रही थी। इसी के उदाहरण कई आपके सामने हैं जिनके इन्होंने नाम भी लिए हैं। अब मुझे लगता है कि एक सेकंड जनरेशन आना चाहिए। यदि संगठन में भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो काफी एक बेहतर इस डिसीजन को मानेंगे कि नई एक पौध, एक नई जो जनरेशन है उसको आगे आने देना चाहिए। ये कुछ ऐसा प्रेशर जो बिल्डअप करने की कोशिश, जनता की भी बात की जाए तो वो भी यही चाहेगी कि चलो 8 बार सांसद के रूप में ताई को खूब सम्मान दिया, लेकिन अब एक नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। और ताई ने खुद ने आगे होके इस चीज को तवज्जो दी कि अब नए लोगों को लाना चाहिए। और उन्होंने साफ कहा कि यदि मालिनी गौड़ लड़ती है या कोई दूसरा कैंडिडेट भी लड़ता है तो उनके लिए वो लगातार बैठकें भी लेगी, सम्मान से साथ में भी रहेगी। तो ये डिसीजन अच्छा है, मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है इसमें और जनता इसका स्वागत करेगी। लेकिन ये डिसीजन लेट है। लेकिन प्रेशर जो बनाया, जो प्रेशर उन्होंने पार्टी पे जो क्रिएट किया है, उसका उधर से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या वो सरेंडर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टॉप संगठन है बीजेपी के, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो सरेंडर कर दें ताई के सामने? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से अब ये लेटर के बाद भी ताई को ये प्रपोज किया जाएगा कि वे चुनाव लड़े। लेकिन ये पॉजिटिव साइन ही रहेंगे। ताई के लिए जरूर नेगेटिव कहे जा सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि इसे बाहर कर दिया गया है, लेकिन ये पार्टी वाइज एक अच्छा डिसीजन कहा जाएगा क्योंकि पार्टी ये क्राइटेरिया डिसाइड कर चुकी थी कि एक एज के बाद में उनको साइडलाइन किया जाएगा। सम्मान के साथ हो जाए तो और ज्यादा बेटर है, यदि वे बाहर करते हैं तो इसमें अपमान कहा जाएगा। इसलिए ज्यादा बेटर है कि वे स्वयं ये डिसीजन ले कि मुझे बाहर होना। वो तो बोला ही है उन्होंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी तरह से बात। अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है और पार्टी फोरम पे भी इसका स्वागत किया जाएगा, क्यों नहीं? मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। संतोष जी, जहां तक इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी, जैसे अपन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, तो अब की बार जो कांग्रेस ने उम्मीदवारों को जो चयन हो रहा है वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं और
सामान्यतः ये देखने में आ रहा है कि पहले बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होती है, उसके बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है। तो ये क्या रणनीति है? नहीं, ये इसको ये कहा जाएगा कि कांग्रेस सोच समझकर अपने पत्ते चल रही है और उम्मीदवार के हिसाब से हर सीट पर चयन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सत्ता के सेमीफाइनल में हम जीते हैं, हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में हमने विजय प्राप्त की है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी इन्हीं राज्यों में हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें और मध्य प्रदेश से कम 20 सीटें जिताकर आदरणीय राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। ख्याली पुलाव करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीतेगी। पर अब की बार कांग्रेस की तैयारी पहले से मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रही है और काफी मतलब अच्छे से जो उन्होंने जो प्रत्याशियों के चयन है वो काफी ये विधानसभा की एनर्जी है। विधानसभा में 3 विधानसभा से आप यदि प्रदेश हार जाते हैं तो ऐसे में अपने आप कांग्रेसियों में एनर्जी मिलेगी आपको। कई उदाहरण ऐसे हैं कि राष्ट्रीय लेवल का चुनाव, आम चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। जिस प्रकार से 5 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, बिल्कुल उन्होंने देश को गौरव दिलाया है, पूरी दुनिया में भारत माता का अभिमान बढ़ा है। उस हिसाब से वो सीमा के बाहर जाकर आतंकवाद के ऊपर कुठाराघात करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऐसे बोल्ड निर्णय लिए हैं जिनकी नीयत पे कभी शक नहीं किया जा सकता। हो सकता है एक आध निर्णय गलत हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एक भी नीयत खराब नहीं हो सकती। जो भारत माता की, ये कह रहे थे कि माता जी के यहाँ केवड़ा लगाता है, जो व्यक्ति 24 घंटे भारत माता की सेवा करता हो, उसको क्या आईना दिखाएंगे अपन, जिसने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, जो सोने में जो समय लगता है वो उसका इस्तेमाल हवाई जहाज में करते हैं। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसी की बात, उनकी माता से संबंधित बात नहीं करना चाहिए। मेरी इसी गुजारिश है। मैं आदरणीय सोनिया जी के बारे में भी कुछ बात बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोला, क्योंकि कोई भी किसी की भी माता होती है वो आदरणीय होती है। माता को बीच में राजनीति में नहीं लाना चाहिए। क्या कहना चाहता है? मैंने कोई गलत बात नहीं की। पहली बात, मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि वो जब जाते हैं तो कैमरे लेके जाते हैं, मैंने ये कहा। दूसरी बात, अभी ये प्रधानमंत्री है, कैमरे तो आएंगे दूसरी नहीं, 5 मिनट के लिए जाते मिलने साल भर में। दूसरा मैं ये कह रहा था, उनके वहां 7-7 रेस को रोड पे भी आई है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि अभी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो बहुत इस देश में विकास हुआ है। मैं कह रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार की बात ले लो, या 15 लाख रुपए लाने की बात कर लो, या दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कर लो, हाफिज सईद को लाने की बात कर लो। तमाम मुद्दे पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे कानून जो उन्होंने लागू कर दिए, इस देश की जनता को पूरी तरह से ठगा गया है और युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो कि ये कह रहा था कि अब की बार मोदी सरकार महिलाओं पर बहुत हुआ, नारी पर अत्याचार, पेट्रोल के भाव। तो आपको सब पता है कि पूरी दुनिया में जब क्रूड प्राइसेस बढ़ी हुई थी तो मनमोहन सिंह ने पेट्रोलियम की कीमत को कितना कंट्रोल में रखा। आज देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। आप देखिए उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 15-20 है। उनमें नाम अगर लूं तो मैं अडानी है, अनिल अंबानी है। राफेल की चोरी आप अपनी बारी में बोलिएगा, जब राफेल की चोरी हुई तो 30,000 करोड़ रुपए सीधे अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्र को देने के लिए उन्होंने घोटाला किया इस देश के अंदर। और मेरा दावा है कि जैसे वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, जांच एजेंसियां उन तक अवश्य पहुंचेंगे और इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सलाखों के पीछे होंगे। घोटालों के आरोप तो बहुत लगे हैं, पहले कांग्रेस में भी लगे हैं, लेकिन ये राफेल की जो फाइलें चोरी हुई है, राफेल की जो फाइलें चोरी हुई है, जिस प्रकार से फ्रांसवा होलैंड ने साफ कहा है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि यहां पर इनके कहने से जो डील है राफेल की वो चेंज की गई। जो 600 करोड़ का विमान हुआ करता था राफेल, वो 1600 करोड़ की कीमत पर पहुंचा और उसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस थे उनका सुरक्षा व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन देने क्लीन चिट दे दी है पूरी डील को सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। ये जो फाइलें चोरी हुई और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे पर बिना हस्ताक्षर का जो हलफनामा पेश किया गया था, ये पूरा देश जानता है। क्यों नहीं उनकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाई जाती? जब हम कांग्रेस मांग कर रही है, सारा विपक्ष उठ के गया मांग करने की संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे, तो क्यों नहीं इस पर जेपीसी फाइनल की गई? जेपीसी फाइनल नहीं, अगर वहां संसदीय व्यवस्था में कोई बात होती तो जेपीसी इनको फाइनल करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि चौकीदार चोर है, ये पूरा देश जानता है। आज देश जहां भी जा रहा है वहां एक ही नारा लग रहा है, चौकीदार चोर है। क्यों? इससे पहले ऐसी स्थिति कभी प्रधानमंत्री की किसी की आई है? राष्ट्रीय महत्व के जो गोपनीय मुद्दे होते हैं। मैं एक बात इनकी कहता, जिन अडानी का नाम लिया इन्होंने, अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और पहला ठेका अडानी जी को इनकी सरकार, केंद्र ने क्लियरेंस दिया पॉल्यूशन का, उनको केंद्र ने क्लियरेंस दिया है। ठेका देने में, क्लियरेंस और ठेका देने में फर्क नहीं, कोई ठेका नहीं दिया। ये प्रक्रिया शुरू से चली आ रही थी, जो कि राजस्थान में भी उनका ठेका था, उसी कंपनी ने लिया, तो केंद्र से उसकी मंजूरी हुई है, उसकी मंजूरी केंद्र से हुई है। जिस प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी दाग नहीं हो, एक भी राफेल की चोरी का साफ साफ दाग आप बोल रहे हैं, आपको
तो कुछ भी बोलेंगे तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, राफेल को चोर है, वो अडानी को मदद पहुंचाता है, वो अंबानी को मदद पहुंचाता है। कुछ भी चिल्लाने से क्या होता है इतनी जोर जोर से? मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको क्लीन दे रही, क्या आप कानून का शासन नहीं मानते? वो गरीब, वो आपके प्रधानमंत्री के दावेदार, मेरी बात सुनना, आप मेरी बारी है। प्रधानमंत्री के दावेदार, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, राफेल की जो सौदे की जो डील हुई है उसके फिगर 4 बार भाषणों में, कभी 526 करोड़, कभी 540 करोड़, कभी 536 करोड़ ऐसे बढ़ाते हैं। अभी 72,000 जो योजना इन्होंने लाई, 72,000 करोड़ रुपए देने की, उसमें भी मेरे पास वीडियो है, उसमें भी 72,000 करोड़ रुपए सालाना देंगे एक आदमी को, कभी 72,000 रुपए महीना देंगे और कभी 72। जिस पार्टी बोलने की वजह से पार्टी के अध्यक्ष को आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, जो विविधतापूर्ण देश है, महान देश, इसका नेतृत्व क्या करेगा, इसकी आसानी से अंदाज ये बोलने में कभी कोई भूल चूक हो जाती है। ये तो एक सामान्य नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि 125 करोड़ लोग हमको वोट देंगे, 125 करोड़ लोग नहीं, 600 करोड़ लोग हमको वोट देंगे। तो इसमें क्या है, बोलने में सब बातें इधर उधर हो जाती है। आप हमारा घोषणा पत्र पढ़िए ना, आप हमारा घोषणा पत्र पढ़िए, उनमें सब चीजें स्पष्ट है। 72,000 है, 6,000 सेना की ताकत कर रहे हैं, कश्मीर कानून कम कर रहे हैं, ये देशद्रोह का 124A वाला कानून खत्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं और तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए इन्होंने ये घोषणा पत्र लाया है, जो इनके लिए वाटरलू साबित होगा, इनके लिए बहुत बुरा साबित होगा और इनकी सीटें पहले से घटेगी। आपने तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की आपने बात उठाई है, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में क्लियर लिख दिया कि हम 370 में वापस लेने का बिल्कुल कोई पॉलिसी खत्म कर रहे हैं, 35A को वापस नहीं लेंगे, हम राष्ट्र विरोधी कानून है वो कानून ही खत्म कर देंगे। देखिए, उसमें स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं, 124A जिस कानून की बात हो रही है, ये कानून आज का नहीं है, ये लॉर्ड मैकाले का बना हुआ 150 साल पुराना कानून है। पूरा हिंदुस्तान का संविधान ही इंदिरा और पंडित नेहरू और लाल बहादुर राजीव गांधी ने क्यों नहीं हटाया? आपको ये इतना बड़ा वो हो रहा है कि इससे तकलीफ मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री आपको पूरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने और कह दी। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण सुन लीजिए, क्यों? क्योंकि इस कानून का इतना दुरुपयोग आज तक कभी नहीं हुआ था जितना दुरुपयोग मोदी के 4 साल के कार्यकाल में हुआ है। किसी को भी अर्बन नक्सलाइट बोल के, कुछ भी बोल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। क्या इस देशद्रोह कानून का इससे पहले इतना दुरुपयोग हुआ? किसको भेजा? बहुत सारे लोगों को भेजा है। आप महाराष्ट्र के 3-4 लोगों को देख लीजिए जो कि अभी अर्बन नक्सलाइट बोल के किया है। कन्हैया को भेजा गया, को भेजा गया है। जो आप महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मैं आपके मुझे यही सुनना चाहता था। जो महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया है, उसमें हाईकोर्ट ने स्वयं ने उन लोगों को नजरबंद रखने का ऑर्डर दिया है और हाईकोर्ट ने बोला है कि ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे थे बहुत गंभीर एक्टिविटीज थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कब हुआ? जब ये कानून यहाँ पर प्रभावी था, जबकि देशद्रोह को रोकने के लिए और भी इससे प्रभावी एडवांस कानून आ चुके हैं। एक बात बताइए, इतना पुराना कानून रखा इसलिए। एक बात बताइए मुझे कि अगर हत्या के जुर्म में किसी आरोपी को पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देती है और वो कोर्ट से बरी हो जाता है, तो क्या धारा 302 बंद कर दे, हटा देनी चाहिए? मेरी बात सुन ली, वही मैं कह रहा हूं। यदि वास्तविक कानूनों को दुरुपयोग हुआ है या कानूनों को दुरुपयोग हुआ, बताओ किसी को अगर 353, 354, 360 में किसी में कोर्ट ने जेल में बंद कर दिया, पुलिस ने, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, तो उसे धारा थोड़ी गलत हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दुरुपयोग की बात कर रहा हूं। यहां पर दुरुपयोग हुआ। कन्हैया कुमार को बाद में क्यों बरी हुआ? अगर कन्हैया कुमार गलत है, अगर तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। या तो ये आपकी विफलता है या वो आपको गलत तरीके से बंद किया गया। स्थिति है कि ईवीएम से यदि आप जो आपसे असहमत है, यदि ईवीएम से आप हार जाते हैं तो ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। कानून का यदि आपके पक्ष में यदि कोई फैसला नहीं होता है तो आप कानून का दुरुपयोग बताते हैं, और यदि आपके पक्ष में फैसला होता है तो आप कानून को सर्वोपरि बता देते हैं। ये स्थितियां सदियों से चलती आई है, चाहे वो कानून पुराना हो चाहे नया हो। ऐसी स्थितियों में आप जब बीजेपी शासन में रहती है तब भी ये स्थितियां देखने को मिलती है, जब कांग्रेस शासन में होती है तब भी ये दुरुपयोग की स्थितियां देखने को मिलती है। कानून का पालन लगातार किया जाना चाहिए, संविधान का पालन किया जाना चाहिए, और ऐसे यही चीजें जो है जब भी इलेक्शन आता है मर्यादाएं खो दी जाती है, भाषाओं की मर्यादाएं खो दी जाती है। नाथूराम गोडसे सामने आ जाते हैं, गांधी जी आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी चोर है कहा जाता है, और माफ कीजिएगा सोनिया गांधी को भी लेके और परिवारवाद को लेकर अनर्गल बातें की जाती है। इस तरह के जमाने की बात, ये मर्यादाएं
होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि है तो वो चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। एक संविधान पदों के लिए एक मर्यादा के साथ ही टीका टिप्पणी की जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये दोनों पे लागू होना चाहिए और दोनों को इस मर्यादा में रह के बात करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं को नहीं खोना चाहिए। हेमंत जी की मेरी एक बात इस मुद्दे पे, एक छोटी सी बात ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद के नाम पे प्रज्ञा ठाकुर, लोकेश शर्मा, राजेंद्र सिंह चौहान, इन पर भी आरोप लगाए। समझौता एक्सप्रेस उन पर नाम लिया, असीमानंद पे आरोप लगाया, वो बरी हुए कोर्ट से, बाइज्जत बरी हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस कानून को खत्म कर देगी? वो जुल्म करे उनके ऊपर। क्या जुल्म हुआ हिंदू आतंकवाद पे? नया शब्द गढ़ा गया, हिंदू आतंकवाद, जो कभी भी आज तक देश की आजादी में आज तक सब। लेकिन नारायण भाई, उसमें से कई नाम हिंदू हत्याकांड में भी शामिल थे, ऐसे कई आपातकाल लगाने वाली पार्टी, संविधान को ताक पर रखकर प्रेस सेंसरशिप लगाने वाली पार्टी में आज गवाह हूं। अखबार का वो काला पन्ना उस दिन 26 जून 1975 को जो लगाया था, पूरा काला पन्ना छपा था और प्रेस पर सेंसरशिप। अगर एक भी कांग्रेस नेता ने, अगर एक भी हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सिर्फ अपनी पार्टी के विरोध में आ गया था, उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण से चुनाव उनका रद्द कर दिया था इंदिरा जी का, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। सत्ता की लालची और संविधान की का मखौल उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सिखाएगी तो मैं समझता हूं बहुत गलत है। अगर किसी भी कांग्रेस के नेता ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया तो उसका नाम बताएं। संसद में कहा, सुशील कुमार शिंदे नहीं कहा हिंदू आतंकवाद कहा ही नहीं, आप लाइए और अभी हिंदू आतंकवाद जो कह चुके हैं सेफ्रॉन टेररिज्म, इसके वीडियो यदि चाहिए तो उपलब्ध करूंगा। उनका आशय संघ की उनका हिंदू से नहीं था। जब उमा भारती विजय सिंह के चुनाव सांस्कृतिक पाकिस्तान को लेकर 9 लोग आरोपित पकड़ाए थे, वो संघ थे और उसमें सेफ्रॉन टेररिज्म को लेके उन्होंने बयान दिए थे। आज वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। और संघ कोई हिंदुत्व का पर्याय नहीं है, माफ कीजिएगा, उनसे बड़े हिंदू संघ से बड़े हिंदू दिग्विजय सिंह है। सेफ्रॉन टेररिज्म क्या? सेफ्रॉन टेररिज्म संघ से बात नहीं की जा रही, आप सेफ्रॉन टेररिज्म की बात, हिंदू आतंकवाद की बात हो रही है। हिंदू शब्द कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, हिंदू शब्द कोई प्रयोग में। राम को काल्पनिक बताया आपने, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाली पार्टी बनाएंगे ना राम मंदिर, राम के बना दीजिए राम मंदिर। बन के आप हनुमानगढ़ गई, आपकी नेता कह रहे थे, गांधी तो कह रहे थे के दर्शन को ये सब सत्ता में लाइए, बना देंगे राम मंदिर। बात आती है तो पीछे क्यों हटते हैं? फिर आप क्यों पीछे हटते हो? खुलेआम डंके की पार्टी के बात पालनपुर अधिवेशन बनाना पड़ेगा। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था और विश्व हिंदू राम मंदिर में जुमला हमारे नेता 15 लाख जुमला राम मंदिर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण की कांग्रेस पार्टी का 30 साल पहले भी वही ट्रेंड था, आज भी और आगे भी रहेगा कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय उसका फैसला करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमें सत्ता दीजिए, हम राम मंदिर बनाएंगे, और आज वो कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है। तो जब ये मानकर रहे थे कि हमको सत्ता दीजिए, तब तक मामला न्यायालय में लंबित नहीं था, तब भी लंबित था। लेकिन ये जुमलावादी पार्टी है जो लोगों को बरगला करके सत्ता राम मंदिर को भी इस्तेमाल करती है। कल ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है एक सभा में कि राम मंदिर के स्पष्ट उन्होंने राम मंदिर के बारे में बोला है कि राम मंदिर बन के रहेगा, लेकिन कानून कायदे के हिसाब से हम बनाना चाहते हैं। तो पहले नहीं था, तो आपने डेडलाइन क्यों दी कि हमको सत्ता दीजिए, हम बना के दिखाएंगे? डेडलाइन नहीं दी, हमने कहा सत्ता दीजिए, हम बनाएंगे, आपने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे ही अभी तीन लोगों को कांग्रेस डेडलाइन देने में सक्षम है। अभी कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा। कांग्रेस राम को अपने धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करती। कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत रूप से आस्था वाले राजीव गांधी ये दावा क्यों करती है कि ताले खुलवाए हमने? किसने? कांग्रेस के अधिकृत बयान है? बताइए कहां कांग्रेस का अधिकृत बयान है? नहीं, परंतु मेरा ये कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पे कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे है और पूरी तरह से बैकफुट। स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी राम मंदिर निर्माण का जो उनका वादा था, वो चाहते तो अध्यादेश लाते, संसद में कानून पास कराते, उसको किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनकी सुई आके बार बार सुप्रीम कोर्ट पे अटक जाती है। राज्यसभा में बहुमत इनका, लोकसभा में इनका, उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी, केंद्र में हिंदू हृदय सम्राट इनका, बहुमत नहीं है उनका, हमारा बहुमत नहीं है। आपको संविधान आप प्रस्ताव लाए राज्यसभा में, वो गिर जाएगा तो काय को लाएंगे? ठीक है, उसका मतलब है कि हमको राजनीति का इस्तेमाल करना है। हमारे राज्यसभा से अंदर राकेश सिन्हा जी
गैर सरकारी विधेयक ला रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। राकेश सिन्हा में दम है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य नरेंद्र मोदी प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। कांग्रेस में राम जन्मभूमि माना जाएगा? कौन है राकेश सिन्हा? क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, आप यहाँ होते हो नहीं, नत्थु क्या वो कोई संवैधानिक वो कोई भारतीय जनता पार्टी का जाना पता नहीं चेहरा, यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब इस तरीके को प्रस्ताव लाने होते हैं तो किसी छोटे कद के नेता को खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब क्रेडिट लेना होती है तो उसके लिए मोदी सामने आते हैं कि मोदी ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी उनका आईना दिखाने का नोबेल संसद सदस्य गैर सरकारी विधेयक ला रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं, तो आप समर्थन दीजिए, आपकी कलाई खुल जाएगी। लाए मोदी तब देखते हैं उनका कलेजा। कोई भी अगर प्रस्ताव लाता है तो बैकअप तो पार्टी की तरफ से मिलेगा उसको। देना पहले दे, हमारे सामने हम उदाहरण तो देखें, दे तो सही। लगता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन जो है, और मैं साथ में जिनके बैठा हूँ वो राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग हैं, क्योंकि नेशनल हमारी बात इंदौर से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि वो मुद्दा लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय स्वाभाविक है बात की जाना चाहिए, और राष्ट्रीय मुद्दे और पता नहीं कहाँ की बातें हो रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव से जुड़ा मुद्दा है तो ये चीजें आना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि इंदौर के कैंडिडेट से बात की जाना चाहिए और मध्य प्रदेश के इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाना चाहिए, क्योंकि आप भी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आप भी मंडल अध्यक्ष है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तो मुझे लगता है कि अपने को इस घेरे में बात करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, अभी तो हमारे पास और भी कई बहुत सारे गर्मा गर्म मुद्दे हैं, प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। नहीं ठीक है, लेकिन आज हमारी चूंकि समय की थोड़ी सी अनुपलब्धता है और थोड़ी समय सीमा है, हमको अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा एक निश्चित समय में सीमित रखना है, तो हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव को लेके जो इतनी गर्मा गर्म जो बहस चल रही है, इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अभी हमारे सम्मानीय नेताओं से लेना है और उनका विश्लेषण करना है, हमारे हेमंत जी जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ में हमको बैठ के, और आज तक तथ्य निकाल के पहुंचाना है, और फाइनल डिसीजन जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता किसकी बात को सही मानती है, किसकी बात को गलत मानती है, क्या आपको सही लगता है, आपके नजरिए में किसका दृष्टिकोण सही है, ये चर्चाएं हम कुछ दिनों तक और जारी रखेंगे। तब तक के लिए थोड़े समय के लिए हमको अनुमति दें। नमस्कार।